Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a poem named A Little Learning is a Dangerous Thing written by Alexander Pope. Actually ये 18 लाइन्स का पोएम अलेक्जेंडर पोप के एक बड़े लिटरेरी वर्क का हिस्सा है जिसका नाम है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. Criticism is an art of judging the good and bad aspects of any literary work or any other creative work like films, documentary and things like this. तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्रिटिसिज्म एक कला है जिसमें कि हम किसी भी क्रिएटिव वर्क को जज करते हैं. बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. फर्स्ट, समरी ऑफ दिस होल पोएम. सेकेंड, लाइन बाय लाइन एनालिसिस. थर्ड, लिटरेरी डिवाइसेस और जिसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं. Themes of this poem and the rhyme scheme, the meter used means the structure of the entire poem. जैसा कि मैंने आपको बताया ये एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पोएट्री के अच्छे क्रिटिक होने के लिए आपको क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए. तो मेनली ये क्रिटिसिज्म पर है, पर अगर आप इसको हर एक फील्ड में भी लगाना चाहो इस थ्योरी को तो वो भी सही होगा. जैसा कि इसका हेडिंग है अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग. तो क्रिटिसिज्म के बारे में अगर आप थोड़ा जानते हैं तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब तक आप किसी भी फील्ड के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज नहीं है आप किसी दूसरे को जज नहीं कर सकते. तो ये पोएम जितना क्रिटिसिज्म पे सटीक बैठता है उतना ही हमारे लाइफ के अलग अलग फील्ड में भी सही मालूम होता है. अब हम जल्दी से इस पोएम को समराइज कर लेते हैं. पोएट ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी जानकारी किसी भी फील्ड में, स्पेशली क्रिटिसिज्म के फील्ड में, बहुत डेंजरस होता है. अगर आपको क्रिटिसिज्म के फील्ड में थोड़ी नॉलेज है, थोड़ी जानकारी है, तो वो आपको कंफ्यूज करके रख देगा. लेकिन अगर आप इन डेप्थ नॉलेज ले लो तो फिर आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, आप फिर से नॉर्मल चीज़ों को समझने लगेंगे. बहुत सारे एडवेंचरस क्रिटिक्स या आर्टिस्ट्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू में एक चीज़ देखे उनको बहुत अच्छा लगा, उससे अट्रैक्टेड हो जाते हैं और वो क्रिटिसिज्म के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं. शुरू में वो पढ़ता है, उसे लगता है कि तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो तुरंत ही परफेक्शन हासिल कर लेगा अपने फील्ड में. लेकिन जब वो थोड़ा जानते हैं उसके बारे में तो उन्हें उनके सामने और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स खुल जाते हैं और भी बहुत सारे नज़रिए खुल जाते हैं. ऐसा करते करते वो थक जाते हैं. इस पूरे पोएम में एक एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ हुआ है. यहाँ पे क्रिटिसिज्म को माउंटेन क्लाइंबिंग से कंपेयर किया गया है. नाउ लेट्स मूव टू लाइन बाय लाइन एनालिसिस. अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग. ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पेरियन स्प्रिंग. ये एक स्टैंजा है. एक्चुअली एक 2 लाइन के स्टैंजा को कपलेट बोलते हैं और इस पूरे पोएम में हीरोइक कपलेट्स यूज़ हुए हैं. हीरोइक कपलेट मीन्स एक 2 लाइन का स्टैंजा और उन दोनों लाइंस की राइमिंग मैच करे, मीन्स लास्ट का साउंड सेम हो. यहाँ पे आप देखिए थिंग स्प्रिंग, तो इसलिए इसे ए भी आप मार्क कर सकते हो अगर आप राइम स्कीम मार्क कर रहे हो तो. दूसरा हीरोइक कपलेट का एक और फीचर होता है कि उसके हर एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं. नाउ मीटर के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे विजिट कर सकते हो. तो इस कपलेट के थ्रू पोएट ये बोल रहे हैं कि लिटिल लर्निंग, जब आप थोड़ा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हो तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है. पायरियन स्प्रिंग ये मैसेडोनिया का एक माइथोलॉजिकल फाउंटेन है. इसे माना जाता है कि 9 म्यूजेस का ये एक सेक्रेड पवित्र फाउंटेन है. नाउ म्यूजेस आर द गॉडेसेस ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस. तो पोएट वही चीज़ बोल रहे हैं कि उस ज्ञान के स्प्रिंग से, उस ज्ञान के झरने से आप या तो पूरा डेप्थ में जा कर के ज्ञान को लो या फिर आप उस फील्ड में नॉलेज रखने की कोशिश ही मत करो. नाउ सेकेंड कपलेट. Their shallow draughts intoxicate the brain and drinking largely sobers us again. अगेन यहाँ पे भी आप देखिए सेम चीज़ होगी हर एक कपलेट में. लास्ट के साउंड सेम होंगे और हर एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में होगा. तो फर्स्ट को हमने मार्क किया ए, तो ये सेकेंड साउंड को हम मार्क करेंगे बी. इसी तरह से CCDD ये कंटिन्यू होता चला जाएगा. शैलो वर्ड का मतलब होता कम गहरा.
ड्रॉट मीन्स सिप, जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक उसका आप एक सिप लेते हो, दैट इज ड्राउट। इंटॉक्सिकेट का ऐसे सेंस होता है कि वो एक पॉइजन कर देता है हमारे ब्रेन को। यहाँ पे इसका सेंस है कंफ्यूज कर देना भी। सोबर का सेंस है वापस से नॉर्मल हो जाना, सीरियस हो जाना। सो इन लाइंस के थ्रू पोएट ये बोल रहे हैं कि अगर शैलो सिप लेंगे आप उस स्प्रिंग से, उस झरने को अगर आप थोड़ा टेस्ट ही सिर्फ करेंगे, उसकी गहराई तक नहीं जाएंगे, तो वो हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देगा। एंड ड्रिंकिंग लार्जली, और अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज उसमें से कलेक्ट करेंगे, आप ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, तो वापस से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को साथ में रखा जा रहा है। जैसे अगर अल्कोहल की बात की जाए तो थोड़ा पीने से नशा कम चढ़ेगा, पर ज़्यादा पीने से हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, नशा और ज़्यादा चढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो नॉलेज की बात हो रही है, तो उस सेंस से ये बिल्कुल सही है कि अगर हम नॉलेज को थोड़ा एक्वायर करेंगे तो उससे हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, और अगर नॉलेज के उस फाउंटेन से हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा कर के काफ़ी नॉलेज एक्वायर करेंगे, तो हमारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और हम वापस से सीरियस नॉर्मल हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट कपलेट में एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, मीन्स एक ही लाइन के दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड सेम होता है, जैसे लिटिल लर्निंग, एल साउंड इज देयर और वो साउंड सेम है, लेटर सेम होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, साउंड शुड बी सेम। नाउ सेकेंड लाइन में ड्रिंक डीप, डी साउंड इज सेम। नाउ द थर्ड कपलेट एंड द फिफ्थ लाइन, fired at first sight with what the muse imparts, in fearless youth we tempt the heights of arts। fired का मतलब है excited। इन लाइंस के थ्रू पोएट ये बोल रहे हैं कि फियरलेस यूथ, जब हम यंग होते, जब हम उस चीज़ को सीखना चाहते तो हम फियरलेस होते। हम म्यूज़ के नॉलेज से, मीन्स जो वो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं और हमारे अंदर लालच आ जाता है। वी आर टेम्प्टेड कि हम आर्ट के ऊंचाइयों को छुए। वाइल फ्रॉम द बाउंडेड लेवल ऑफ आवर माइंड शॉर्ट व्यूज वी टेक नॉर सी द लेंस बिहाइंड। लेकिन हमारा उस वक्त, उस एज में, यंग एज में, हमारा माइंड बहुत बाउंडेड होता है, मीन्स घिरा हुआ होता है, हमने बहुत दुनिया नहीं देखी होती, हमारा एक वाइड विजन नहीं होता है। एक बात तो बहुत क्लियर है कि पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि यंग एज में हमारे पास वो विजन, वो नॉलेज नहीं होता, लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो हमारी क्रिटिसिज्म, हमारा वर्क उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो ओल्डर क्रिटिक्स होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस, विजन सब कुछ होता है, उनकी वर्क ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन एक बात मार्क करने की ये है कि अलेक्जेंडर पोप ने जब एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा था, उस वक्त ही वॉज जस्ट 23। बट मोर एडवांस्ड बिहोल्ड विथ स्ट्रेंज सरप्राइज न्यू डिस्टेंट सीन्स ऑफ एंडलेस साइंस राइज। बट मोर एडवांस्ड मीन्स जब हम और एडवांस होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम नई चीज़ों को और सीखते हैं, तो हम बहुत सरप्राइज के साथ, बिहोल्ड मीन्स देखना, हम बहुत सरप्राइज के साथ ये देखते हैं कि हम क्रिटिसिज्म के बारे में या फिर किसी और भी फील्ड का जो हमारा नॉलेज है उसके बारे में जितना जानते थे, जितना सोचते थे, वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इस नॉलेज के ओशन में कोई किनारा ही नहीं है, एंडलेस नॉलेज है। ये डिस्टेंट सीन का क्या सेंस है? जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला कि इस पूरे पोएम में एक एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ हुआ है। नॉलेज सीकिंग को, नॉलेज को पाने को, क्रिटिसिज्म के नॉलेज को एक्वायर करने को माउंटेन क्लाइंबिंग से कंपेयर किया गया है। तो इस वजह से यहाँ डिस्टेंट सीन्स का जिक्र हुआ है, क्योंकि जब हम पहाड़ चढ़ते जाते हैं तो जितना ऊपर हम जाते हैं उतना दूर तक हम देख पाते हैं। So pleased at first the towering Alps we try, mount over the walls and seem to tread the sky। Alps एक यूरोपियन माउंटेन है
जो फ्रांस से स्लोवेनिया तक जाता है। यहाँ पे आल्प्स हैज़ बिन यूज्ड एज अ मेटाफर फॉर द हाइट्स ऑफ नॉलेज। तो यंगस्टर्स पहले बहुत खुश हो जाते हैं और वो नॉलेज की हाइट्स को, यानी कि यहाँ पे जो लिखा जा रहा है कि आल्प्स पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। वेल्स वर्ड का मतलब है वैलीज। तो जब हम नॉलेज की हाइट को एक्वायर करने जाते हैं तो हम उनके वैलीज से गुजरते हैं, उनके रास्तों से गुजरते हैं और ऐसा लगता है कभी कभी एज इफ़ वी आर वॉकिंग ऑन द स्काई, जैसे कि हम बहुत कुछ एक्वायर कर चुके हैं, हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। ट्रेड वर्ड का मतलब होता है टू वॉक ऑन। द इटर्नल स्नोज अपीयर ऑलरेडी पास्ट and the first clouds and mountains seem the last. Eternal means जो चीज़ हमेशा एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे इटर्नल स्नो टफ फेज ऑफ लाइफ को डिनोट करता है। पोएट ये कह रहे हैं कि जब हम नॉलेज सीख करने में आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा ही नॉलेज एक्वायर करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो टफ फेज था इस चीज़ को सीखने का वो हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं। और हमें ऐसा लगता है जैसा माउंटेन क्लाइंबिंग में होता है कि हमें एक पहाड़ की चोटी दिखाई देती है, हमें लगता है वही आखिरी चोटी है, बस वहीं तक पहुंचना है। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हमें फिर लगता है ये तो सबसे छोटी वाली चोटी थी, अभी ऊंचे और भी बहुत सारे पीक्स है जिसे हमें क्लाइंब करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब हम कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं। हमें लगता है बस वहाँ तक हमने सीख लिया, हम परफेक्शन हासिल कर लिए। पर जब हम वहाँ तक सीख लेते हैं तब हमें दिखता है कि अरे अभी तो नॉलेज का पूरा ओशियन ही है जिसे हमें कॉन्कर करना है, जिसे हमें जानना है। सो माउंटेन क्लाइंबिंग के हिसाब से देखा जाए तो जो पहले माउंटेन्स है, पहले क्लाउड्स है, हमें लगता है वही हमारी मंजिल है, वही फाइनल है। एग्जैक्टली उसी तरह से नॉलेज एक्विजिशन में भी होता है। बट दोज अटेन्ड वी ट्रेम्बल टू सर्वे द ग्रोइंग लेबर्स ऑफ द लेंथेंड वे। यहाँ पे अगेन एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। एक्चुअली पूरे पोएम में बहुत सारी जगह यूज़ हुआ है, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, यहाँ पे भी बता देती हूँ। बाकी आप बीच से खोज लेना और फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताना कि और कहाँ कहाँ एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। ट्रेम्बल टू, दोनों ही वर्ड्स एक ही लाइन में यूज़ हुए हैं और दोनों ही का फर्स्ट साउंड सेम है, दैट इज टी साउंड। और सेकेंड लाइन में लेंथेंड लेबर, एल साउंड सेम है। तो फर्दर पोएट ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, रास्ता और भी लंबा होता चला जाता है और हम थक जाते हैं और हम ये सोचते हैं, फिर रुक करके ठहर करके देखते हैं, इतनी मेहनत करके इतने डिस्टेंस को कवर करके किसने किसने अपनी मंजिल पाई है। और ये सोच करके भी हम कांप जाते हैं कि इतने मुश्किल रास्तों पर चलकर इतनी मेहनत करके लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। The increasing prospect tires our wandering eyes, hills peep over hills and Alps on Alps arise. और हम जितना क्रिटिसिज्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही नज़रिया और भी बढ़ता चला जाता है। जैसा हम सभी ने फील किया होगा कि बचपन में हम किसी चीज़ को देखते थे तो हम उसके बारे में, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझते नहीं थे, लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं, से हम अपने मिड-20s में या मिड-30s में हैं, उस वक्त हमें लगता है कि कोई भी इंसान जो काम कर रहा है उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसी तरह से किसी भी लिटरेरी वर्क के बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं, उसको समझने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो जैसे जैसे हम इस फील्ड के बारे में जानते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके नज़रिए, इसके एस्पेक्ट्स, इसके प्रॉस्पेक्ट्स, इसके आउटलुक बढ़ते चले जाते हैं और हमारी जो आंखें हैं वो थक जाती हैं क्योंकि इसे इतने सारे चीज़ों को समझना है। तो बेसिकली वॉन्डरिंग आईज से यहाँ पर सेंस है कि जो इंसान उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है, क्रिटिसिज्म को समझने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसा लगता है एज इफ ही इज़ वॉन्डरिंग, वो भटक रहा है, उसे मंजिल तो मिल ही नहीं रही। वो जितना एक चीज़ को समझता है फिर एक दूसरा आउटलुक खड़ा हो जाता है, फाइनल डेस्टिनेशन तक, परफेक्शन की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहा, वो रास्तों में ही भटकता चला जा रहा है। और जिस तरह माउंटेन क्लाइंबिंग में जब आप बहुत ऊपर चले जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है और आप समझ नहीं पाते आप किधर देखें क्या देखें। एक ऊंची पहाड़, एक आल्प्स जैसा माउंटेन आपने क्लाइंब किया तो उसके ऊपर एक और पीक आपको दिखाई देता है। उसी तरह से जब आपने एक चीज़ को समझा, एक चीज़ को जाना, तो एक दूसरा चीज़ उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़
क्रिटिक्स को टायर कर सकती है। तो एक तरह से ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो क्रिटिसिज्म के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं। इस पोएम में रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है। सेकेंड और फोर्थ लाइन में आप देखिए ड्रिंक वर्ड रिपीट हुआ है। देन 8th और 16th लाइन में आप देखिए लेंथ वर्ड रिपीट हुआ है। 11 और 18 लाइन में आप देखिए अल्प्स वर्ड रिपीट हुआ है। और 18 लाइन में ही हिल्स वर्ड 2 बार हुआ है और पोएम्स में और भी जगह हिल वर्ड यूज़ हुआ है। इस पोएम में एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है जो सबसे ईजिली आपको पहचान में आ जाएगा। दैट इज़ इन लाइन 14। फर्स्ट क्लाउड्स एंड माउंटेन्स सीम द लास्ट। तो पहला और आखिरी, यहाँ पे अपोजिंग आइडिया साथ में यूज़ हो रहे हैं, हालांकि उनका एक सेंस है जो मैंने आपको समझाया। फर्स्ट लाइन में भी एंटीथेसिस यूज़ हुआ है, सेकेंड लाइन में भी यूज़ हुआ है, थर्ड और फोर्थ लाइन में भी यूज़ हुआ है, जो मैंने आपको बताया पैराडॉक्सिकल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंटीथेसिस भी यूज़ हुआ है। नाउ द फाइनल थिंग इज थीम ऑफ दिस पोएम, दैट इज़ शैलो लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। आप किसी चीज़ को गहराई से पढ़ते हो तो आपको कोई चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं रहता। इनफैक्ट आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं, आप चीज़ों को और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो। पर शैलो लर्निंग से आप खुद भी कन्फ्यूज्ड होते हो और उससे अगर आप दूसरों को अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप दूसरे के माइंड को भी इंटॉक्सिकेट कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, पॉइजन कर रहे हो। सो गाइज होप आपको ये सारे कपलेट्स, ये पूरा पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have a wonderful day, and if you really like the video, hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।